डिजीज वाले पोर्शन को हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट किया और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम इम्यूनिटी वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इस इम्यूनिटी वाले पोर्शन के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स हैं। तो वीडियो लंबी तो होगी लेकिन अच्छी होगी, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक्स कंसेप्ट क्लियर होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं इम्यूनिटी वाला जो पोर्शन है इस चैप्टर का। और इसमें सबसे पहले हम इम्यूनिटी जो वर्ड है इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। एक एक टॉपिक को अच्छे से और डिटेल में हम पढ़ने की इसमें कोशिश करेंगे, जिससे आपको किसी भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में या नीट एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि किसी डिजीज या किसी पैथोजन, पैथोजन बोले तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी करता है, तो उनसे लड़ने की जो अपनी एबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, आप साथ साथ में नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अपने। इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी, बॉडी बोल लें या इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस या कोई डिजीज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज, किसी डिजीज, किसी बीमारी या किसी पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं आपके बताया था, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो जो हमें बीमारी करते हैं उनके खिलाफ लड़ने की जो हमारी क्षमता है, और आप जो है इसके जगह पे वर्ड रेसिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिरोध है, रोकने की जो क्षमता है हमारी बॉडी की, क्योंकि हम जो है 24 घंटे अपने जो है आसपास इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, पानी में के टच में आते हैं, एयर के टच में आते हैं, किसी दूसरे पर्सन के टच में आते हैं, खाना खाते हैं। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या नहीं जाते, नहीं होंगे, बिल्कुल जाते हैं। क्या हमेशा हमें बीमारी होती है, नहीं होती, कुछ एक्सट्रीम केस में जाके हम बीमार पड़ते हैं। यानी कि कुछ तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा है जो हमें इन पैथोजन से, इन ऑर्गेनिज्म से हमें बचाता है, हर बार हम बीमार नहीं पड़ते हैं। बोलते हैं ना कि इसकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर है, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, काढ़ा काढ़ा पियो, ये टॉनिक पियो, जिससे आपकी जो है पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है। तो यही चीज़ें इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो है आगे इसको हम जब पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात आएगी, अलग अलग मेन टॉपिक आपके यहाँ शुरू होने वाले हैं। उन टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको हमें पढ़ना जरूरी है, तो अच्छे से हमारे टॉपिक जो है आगे क्लियर होंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड आता है एंटीजन, आप बार बार यहाँ पर पढ़ेंगे। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन, एंटीजन को आप जो है एक वर्ड और भी यूज कर सकते हो, एग्लूटिनोजन, आप इसको बोल सकते हैं, एंटीजन और एग्लूटिनोजन, ठीक है। नॉर्मल में शॉर्ट में हम आगे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे एंटीजन, और प्लूरल प्लूरल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंटीजन ऐसे। तो आप शॉर्ट में याद रखना है, एंटीजन ऐसे लिखा जाएगा बाद में, जो मैं लिखूंगा आगे। तो एंटीजन क्या है, तो एंटीजन वो सब्सटेंस हैं जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई जागो और लड़ो, यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल में अगर बोलो, अभी मैं समझाता हूँ इसका आपको, एंटीजन क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट, दैट स्टिमुलेट्स बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को हम ऐसे भी लिखेंगे आगे चल के, एंटीबॉडीज, ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी को प्रेरित करें कि आप जो है हमारे जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बाहर से कोई भी पैथोजन आता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई बाहर से आता है, वो डिजीज कॉजिंग अगर है, पैथोजन है, बीमारी करने की कोशिश करेगा, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक
एक आर्मी को तैयार करती है, ठीक है। उस आर्मी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि बाहर से कोई भी, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, क्या सभी एंटीजेंस हैं? नहीं। बाहर से वही फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर आएगा, तो एंटीजन किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एक तरह से उठाए, कि लड़े हमारे साथ। यानी कि हम कह सकते हैं जो डिजीज कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कि हमारी एंटीबॉडी लड़ेगी ना उससे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी एंटीबॉडी अभी बताऊंगा क्या है। एंटीबॉडी को जो जगाएगा कि लड़े हमारे साथ, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, बाहर से आते। ठीक है। अब बात आती है कि एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज, जैसे इसको बोला एग्लूटिनोजन, इसको बोलते हैं एग्लूटिनिन। ठीक। ये क्या होती है? ये बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा भी था कि नेचर क्या है एंटीबॉडी का, तो ग्लाइकोप्रोटीन, या प्रोटीन भी सिंपल आप लिख सकते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है, मैक्सिमम प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी इनके लिए वर्ड यूज होता है, आगे हम इस पे डिटेल में आएगी आपकी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स शॉर्ट में लिखते हैं आईजी, तो ये भी वर्ड आगे आगे डिटेल में आएगी। तो ये क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ है? ये हमारी बॉडी के अंदर बनती है, कोई बाहर से नहीं है। हाँ, आगे वो है कि इंजेक्शन इंजेक्शन के तौर पे हम जो वैक्सीन लेते हैं उसमें आ सकती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी कब बनाती है, जब कोई बाहर से एंटीजन आए। समझे? बाहर से कोई एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, और हमारी बॉडी अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है, तो ही वो सब्सटेंस एंटीजन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। समझ में आ गई बात? एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है दैट आर रिलीज्ड बाय या दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी व्हेन एंटीजन एंटर इनसाइड द बॉडी। कि जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तब हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, या इम्यून सिस्टम जो है, एक आर्मी को तैयार करता है, आर्मी को प्रोड्यूस करता है। उस आर्मी आर्मी ऑफ प्रोटीन, उसी आर्मी को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। अब जब ये दोनों आ जाएंगे हमारी बॉडी, मतलब ये बाहर से आया, अब दोनों हमने देखा कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। एक वर्ड आता है अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन ये क्या है? बाहर से जब एंटीजन आया है, उसको मारने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए जाएंगी, तो इस रिएक्शन को, यानी कि एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, इनकी जो रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हो आप? अग्लूटिनेशन बोलते हैं। यानी कि रिएक्शन ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी इज कॉल्ड अग्लूटिनेशन। ठीक है। जैसे आपकी वाई शेप की आप पढ़ेंगे, एंटीबॉडी है, ठीक। एंटीजन आया, मान लीजिए ये रहा एंटीजन, तो इसको क्या करेगी, इसने इसको के साथ में रिएक्शन की, ठीक। रिएक्शन करने के बाद में क्या है, हो सकता है कि इसको हाईलाइट करे एंटीजन को, और आसपास की सेल को बताए ये रहा एंटीजन, और पास में आने आके जो दूसरी सेल्स है उसको क्या करें, निगलने, उसको पैगोसाइटोज, यानी कि इसको निगलने, भक्षण कर सकती, खा जाएंगी उसको। एंटीजन को मारने के लिए एक तरह से क्या करती है, पूरी पूरी अपनी कोशिश करती है जो आपकी एंटीबॉडीज है। दोनों की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अग्लूटिनेशन बोलते हैं। और इनकी स्टडी को स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी, इसको आप क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी किसको कहते हैं? सीरोलॉजी, जो आपकी एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्टडी को। पैथोलॉजी लैब में जाते हैं आप, कोई बीमारी के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे आपका टाइफाइड हुआ, या कोई भी बीमारी के लिए आप जो है टेस्ट कराते हैं, वो क्या है, पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं ना। तो ब्लड के अंदर क्या देखा जाता है, कुछ बीमारियों में एंटीबॉडी है कि नहीं है, इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देखते होंगे कि जैसे आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें टीएलसी काउंट, डीएलसी काउंट, इस तरह से लिखा आता है। अगर वो उनका नंबर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, आपको इन्फेक्शन है किसी ना किसी बीमारी के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी एंटीबॉडी बढ़ी हुई है। मतलब क्या है कि एंटीबॉडी हमें फायदे के लिए, एंटीबॉडी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है, वो फायदे के लिए, हमें बचाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का काउंट
जो है बढ़ावा आ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, हमें इन्फेक्शन हो रखा है तभी बढ़ी हुई। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंट्री के ऊपर अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो आर्मी एक्टिवेट कब होती है? बॉर्डर के पास में आर्मी की संख्या बढ़ाई जाती है। कब बढ़ाई जाती है? जब अटैक हो रहा है। आर्मी उस टाइम पे संख्या बढ़ाई गई है हमारी बॉर्डर के ऊपर, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई हमारी आर्मी उनसे लड़ रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन रियलिटी में क्या है? युद्ध की स्थिति है, वॉर की कंडीशन है, वो नुकसानदायक है। इन्फेक्शन हुआ है तो कभी भी देखते हैं ना टीएलसी काउंट, डीएलसी काउंट बढ़ा हुआ है ब्लड रिपोर्ट के अंदर, इसका मतलब क्या? इन्फेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है। और कैंसर के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट भाई नॉर्मल में तो क्या कम रहता है और इन्फेक्शन के टाइम पे 10-20 हजार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो लाखों से ऊपर पहुंच गया है तो कैंसर वहां पे इंडिकेट होता है, कैंसर है वो, आगे आएगा, कैंसर पड़ेंगे आगे। ये हुआ। अब इसके बाद में एक वर्ड आता है विनम, विनोम, नॉर्मल में बोल देते हैं जहर। ठीक है। तो विनम क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक मतलब जहरीला। टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय, जैसे सबसे कॉमन स्नेक, या फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं, सम इंसेक्ट्स जैसे स्कॉर्पियन, बिच्छू, और भी हैं। तो क्या है विनम? क्या है? ऐसे जहरीले सब्सटेंस हैं जो कुछ इंसेक्ट, कुछ एनिमल, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बाइट करते हैं हमें और हमें जो है मर सकते हैं, या कुछ भी नुकसानदायक बॉडी के साथ हो सकता है। तो ये है विनम। अब बात दिमाग में आ रही होगी कि विनम और पॉइजन, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए विनोम जो होता है ये हमें जब कोई इंसेक्ट या स्नेक बाइट करता है, ठीक, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? विनोम बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी को, जैसे मान लीजिए हमने कोई जो है खाना हमने खाया और वो जाके हमें पॉइजनिंग कर दिया या डेथ हो गई, जहरीला था, टॉक्सिक सब्सटेंस, उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइजन। या फिर बोल सकते हैं हमने, हमें किसी ने कुछ जो है रुमाल पे डाल के, हमारे कपड़े पे डाल के लगा दिया और हम बेहोश या बोल के हम जो है मर गए, तो वो भी क्या है? वो भी पॉइजनस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वीनम क्या है? कि सब्सटेंस दैट आर एक्टिवली इंजेक्टेड इनटू अनदर ऑर्गेनिजम्स थ्रू बाइट, स्टिंग और स्पाइन। और दूसरी तरफ वीनम क्या है? कि द सब्सटेंस दैट आर ingested, inhaled और absorbed through eating, breathing और through skin। आप इसको ऐसे भी, अगर सिंपल एग्जांपल में कहूँ तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, इफ इट bites you and you die, it's venomous। दूसरी तरफ पॉइजन में आप क्या सब सुन सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि इफ यू बाइट, ईट और इंजेस्टेड एंड यू डाई, इट्स पॉइजनस। यानी कि आपको कोई काटता है, आप मर जाते हैं, तो विनमस। आप किसी चीज को खाते हैं और आप मर जाते हैं तो इट्स पॉइजनस। तो ये थी नॉर्मल सी बात। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो जब इम्यूनिटी को हम देखते हैं तो मेनली हम दो टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक नेटिव यानी जन्म से जो हमें मिलती है, और एक एक्वायर्ड जो जन्म के बाद मिलती है। आगे चल के हम इसी वीडियो के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की भी बात करेंगे, वो उसके एज अ फंक्शन के बेसिस पे है कि हमारी बॉडी खुद बना रही है या बाहर से हम ले रहे हैं, वो उसका अलग बेसिस आ जाता है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्टिव और क्या नाम, दो टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक आ जाएगी पहली आपकी इन्नेट या बोलते हैं नेटिव इम्यूनिटी, जो हमें जन्म से मिलती है। और दूसरी हम बात करेंगे फिर बाद में, जो आएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म लेने के बाद में जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमें मिलती है, वो होगी एक्वायर्ड। तो इस इम्यूनेट इम्यूनिटी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में एक्वायर्ड को पढ़ेंगे। देखिए इम्यूनेट इम्यूनिटी क्या है? ये कहाँ है? प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। हमारे पास बर्थ से, जन्म
लेते हैं तो जन्म के साथ हमें ये मिलती है, माँ से हमें मिलती है, जन्म के साथ ही हम लेके आते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं इन्नेट, नेटिव, जन्मजात। दूसरी बात ये कैसी है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे आप लोग किसी चीज का वैक्सीन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए टाइफाइड की वैक्सीन लगाई, या ट्यूबरकुलोसिस टीबी की लगाई, या पोलियो वैक्सीन आप लेते हैं जब 5 साल से छोटी आपकी उम्र थी। तो अगर मैं बोलूँ कि पोलियो वैक्सीन ले रहे हैं, तो आप इम्यूनिटी किस वायरस के प्रति ले रहे हैं? तो पोलियो वायरस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक है पोलियो वायरस। ऐसे ही अगर मैं उनको बोलूँ कि टाइफाइड की अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं, आपको इंजेक्शन लगाया टाइफाइड वैक्सीन का, तो आपके पास में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस के अगेंस्ट आई है? जो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड करता है, साल्मोनेला, उसके अगेंस्ट आपके पास आई है, तो ये स्पेसिफिक है। ये सब आ जाती हैं एक्वायर्ड। लेकिन नॉन स्पेसिफिक क्या है कि जन्म के बाद में किस डिजीज से आपका पाला पड़ेगा, ये जन्म से पहले नहीं पता है। तो जो कम कम थोड़ी 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 जो है, हर डिजीज के लिए आपके पास में इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी में माँ के थ्रू आई भी है। तो नॉन स्पेसिफिक है, विशेष प्रकार की नहीं है कि एक पर्टिकुलर इन डिजीज के लिए है, सबके लिए थोड़ी 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 हर चीज के लिए आपके पास होती है। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं, सबके लिए थोड़ी बहुत होती है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि इन्नेट इम्यूनिटी में आपके जो हैं 4 तरह के बैरियर्स की बात एनसीईआरटी करती है, कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स जो आप इसमें पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी में। ये 4 कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? पहला आ जाता है आपका फिजिकल बैरियर, फिजिकल या एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल बैरियर्स। दूसरे आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल में क्या आ गया आपका? स्किन आ जाएगा, यानी कि फिजिकली कौन रोक रहा है पैथोजन को, रेसिस्ट कौन कर रहा है। फिजियोलॉजिकल में बॉडी की क्या क्या एक्टिविटी है जो उसको रोकती है पैथोजन को। तीसरी आ जाती है आपकी सेलुलर लेवल, सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे जाके। और चौथी लास्ट आपकी आती है साइटोकाइन बैरियर्स, जो एक यूनिक यूनिक टाइप का जो एक बैरियर है, इसकी हम बात करेंगे। तो 4 टाइप के बैरियर्स आपको पढ़ने, एक एक को बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर, उसके बाद एक एक करके इन चारों को देखते हैं। पहला आएगा फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल मतलब क्या है? स्ट्रक्चर जो आपके सामने है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 मेन आएगा इसमें। क्या? एक तो आएगी आपकी स्किन, सबसे आउटर मोस्ट जो है। दूसरी आएगी म्यूकस या म्यूकोसा, म्यूकोसल सरफेस, या कह सकते हैं म्यूकोसा। ये 2 है। तो देखिए, स्किन और म्यूकोसा, स्किन तो आपको पता ही क्या है, म्यूकोसा या म्यूकोसल सरफेस क्या है? भाई बाहर की साइड में देखिए आपकी स्किन है पूरी बॉडी के ऊपर जो घिरी हुई है। अंदर की तरफ आप देखते हैं नाक के अंदर से जो एक ट्यूब जा रही है, मुंह के अंदर से जो ट्यूब जा रही है। तो अंदर की तरफ अगर मैं कहूँ कि आपकी चिक है, ये गाल है, बाहर की तरफ स्किन है, अंदर की तरफ क्या है? आप बोलोगे आप वो भी स्किन है। अंदर की तरफ जो है जहाँ पे खाना रहता है, उसको म्यूकस जो है सरफेस बोलते हैं, म्यूकोसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ आपकी एक किसी सब्सटेंस में, किसी फ्लूइड में भीगी भी नहीं है, जबकि अंदर की तरफ कहीं ना कहीं फ्लूइड, कोई चिपचिपा म्यूकस जो है अंदर रहता ही रहता है, उसको म्यूकोसल सरफेस बोलते हैं। यानी कि स्किन आपकी बाहर की तरफ होगी, और अंदर की तरफ जो है, जैसे आपकी माउथ से लेके, आपके नाक से लेके, माउथ से लेके अंदर ट्यूब, आपकी रेस्पिरेटरी ट्यूब जा रही है, इंटेस्टाइन अंदर से जा रही है, स्टमक अंदर से है, आपका यूरिन का जैसे यूरेथ्रा है अंदर की तरफ है। तो ये सब क्या है? ये आपका म्यूकोसल सरफेस है। यानी कि आप खाना खाते हो तो अंदर की तरफ भी तो पैथोजन जा सकता है, तो ये अंदर की तरफ से है। ठीक है, म्यूकोसल सरफेस बोलते हैं। तो स्किन क्या है आपका? सबसे पहले हम बात करें स्किन क्या है, ये सबसे मेन बैरियर है। क्योंकि कोई भी पैथोजन अगर आएगा, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम चांस है वो स्किन से पहले लड़ेगा, उसके थ्रू जो है अंदर आ सकता है। लेकिन स्किन हमारी मेन बैरियर है जो रोकती है। बैरियर मतलब रुकावट। वो अंदर से भी सकता है, वहां भी स्किन टाइप मान सकते हो, लेकिन म्यूकस से वो
जो है घिरी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है, उसके ऊपर रहता है म्यूकोसा, जो सरफेस है म्यूकोसल। बाहर की तरफ क्या आपका स्किन है। तो मेन बैरियर जो रोकता है, ये क्या करता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री को रोकता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई मेन काम क्या है, स्किन का, इसको रोकना है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका स्किन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। जो एनिमल टिश्यू आपने पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर, आप देखते हो स्किन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। स्किन जो है वो एक सिंगल नहीं है, मल्टीपल टिश्यू की लेयर है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, इस तरह से लेयर है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो हमारे इन्वायरमेंट के संपर्क में है सीधा, वो कैसी होती है, डेड होती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। यानी कि हम बोलते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या कहा, भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है स्किन, एक के ऊपर एक क्या है, अलग अलग लेयर्स है टिश्यू की, सेल्स की। तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये कैसी होती है, डेड होती है। ठीक। और इसका पीएच भी कितना रहता है, पीएच भी इसका 3 to 5 रहता है। ठीक। तो यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो एट दिस पीएच। इस पीएच पे ग्रो नहीं करेंगे। दूसरी बात, डेड है तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया अगर आ रहे हैं तो बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट हुए मेन। तो पैरासाइट लिविंग सेल्स पे ही तो, लिविंग होस्ट पे ही तो ग्रो करेंगे। अगर यहाँ पे आया है तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो तो डेड है, न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा। ऊपर से पीएच कौन सा हो गया हमारा, 3 to 5 हो गया, जो अंदर से निकलेगा हमारे, जो स्वेट है, और साथ में जो सीबम है, ऑयल है, जैसे नाक के पास आप टच करके देख सकते हैं तो आपको चिकना चिकना सा लगेगा, ये क्या है, सीबम है, ऑयल है। ये भी क्या करेगा, ये भी, इसका पीएच भी एसिडिक होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो एट दिस पीएच। साथ में क्या करेगा, ये एंट्री को रोकती है स्किन। साथ में हमारा क्या है, सीबम जो है, सीबम क्या हुआ हमारा, ये ऑयल आप कह सकते हो, जो किससे निकलता है, सबेशियस ग्लैंड से। कहाँ होती है, जैसे आपकी स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर होती है बीच बीच में, ऐसे ही आपकी सबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल रिलीज करते हैं। पसीना हुआ स्वेट ग्लैंड से निकलेगा, सबेशियस ग्लैंड्स क्या निकाल लेगी, सीबम, जिसको ऑयल आप कह सकते हो। नाक के आसपास आप जो मॉइस्चराइज करके रखता है स्किन को आपकी, तो वो है। तो सीबम क्या है, ऑयल। ये भी क्या करेगा, ये भी, इसका भी कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है। तो ये भी क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पीएच पे भी ग्रो नहीं करेंगे। तो नेचुरली हमारी जो स्किन है वो काफ़ी एक अच्छा काम करती है अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का। नेचुरली वहाँ से क्या निकल रहा है, स्वेट, पसीना निकल रहा है, सीबम निकल रहा है, जो स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। आजकल करते हैं ना, पहले साबुन लगाएंगे, साबुन लगाएंगे तो क्या होगा, साबुन में क्या, कास्टिक सोडा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या करेगा, आपको मॉइस्चराइज, तो जो मॉइस्चर नेचुरल मॉइस्चराइजर है आपकी स्किन का, सीबम है, उसको निकाल देगा। ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे, मार्केट जाओगे, मार्केट से मॉइस्चराइजर लेके आओगे, फिर उसको स्किन को मॉइस्चराइज करोगे। तो ये क्या है, ये बिजनेस है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने साबुन लगा के अपना नेचुरल जो मॉइस्चर है आपकी बॉडी का वो निकाल दिया। सर्दियों में देखना, जब स्किन पे ऐसे करते हो वाइट वाइट हो जाता है। फिर उसको करने के लिए आप क्या करते हो, मॉइस्चराइजर लाओगे अलग अलग कंपनियों के। तो कंपनियों का तो मजा आया, पहले साबुन बोलेगी, साबुन यूज़ करो, उसके बाद में मॉइस्चराइजर यूज़ करो, बस यही साइकिल में लगे रहोगे। एक तरीका होता है आपका, नेचुरल चीज़ें हैं ये, जिसको आप खत्म कर रहे हो सिंथेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करके। अगर पूछोगे क्या है, कैसे, क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। खैर अभी हम टॉपिक पे आते हैं वापस। म्यूकोसल सरफेस जो है, ठीक है, म्यूकोसल सरफेस क्या हुआ आपका, अंदर की तरफ का जो है, जैसे नाक से आप अंदर की तरफ जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, माउथ से डाइजेस्टिव उसकी तरफ जाएंगे, तो हम बोलेंगे एपिथीलियम। एपिथीलियम बोले तो आपकी स्किन या आउटर मोस्ट, आप अंदर वाली जो है, अंदर की, जैसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट ही है, तो अंदर की तरफ भी तो आउटर मोस्ट जो अंदर की तरफ होगी। जैसे जहाँ पे आप अभी अंदर की तरफ जीभ
आप लगा पा रहे हो वो क्या है आपकी, वो अंदर की तरफ आउटर मोस्ट है। तो वहां की जो एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनिटल, और यूरोजेनिटल से पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी मतलब नाक से लेके आप अंदर तक लंग्स तक गए, ट्यूब है अंदर की तरफ जो है वो म्यूकस है, वहां पे सांस लेते हैं तो क्या होगा, सांस लेंगे तो हवा के साथ में डस्ट या कोई पैथोजन अंदर जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता। ठीक, तो म्यूकस होगा वहां पे, जैसे नाक के अंदर होता है म्यूकस चिपचिपा, जुकाम जब होता है तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी म्यूकस की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा, धूल मिट्टी पैथोजन वहाँ पे चिपक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, खाना खाया है आपने तो वो भी तो अंदर से क्या है, गीला गीला है अंदर से। ये ट्यूब जा रही है आपकी ईसोफेगस, ठीक है, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, यहाँ पे भी तो अंदर क्या है, म्यूकस है। एक तो पासेज में स्मूथनेस लाता है, चिकना होता है अंदर से, और साथ में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको ट्रैप करता है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल मतलब क्या, यूरिन, और जेनिटल मतलब जहाँ से स्पर्म सीमन आएगा। मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल में अलग अलग ट्रैक्ट होता है। तो यूरोजेनिटल दोनों जो कॉमन है ये मेल के अंदर है। तो इसमें क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस बोले तो चिपचिपा मटेरियल, चिपचिपा, जिस नाक के अंदर होता है, मुंह में सलाइवा अंदर की तरफ पूरा पूरा चिपचिपा जाएगा। तो सीक्रेट म्यूकस ये क्या करेंगे, ट्रैप दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेंगे, चिपका लेंगे ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू दी बॉडी। ठीक है, ये क्या था हमारा फिजिकल बैरियर, अच्छे समझ में आया होगा शायद आपके। दूसरी बात होती है कि अगर मान लीजिए कि बॉडी के अंदर, अगर मान लीजिए कट लगा हुआ है हमारी स्किन में, वहां से पहुंच ही गया चलो, ठीक है, या हमारे खाने में अंदर गया है, जो है म्यूकस वगैरह चिपका नहीं पाया उसको, और हमारे स्टमक वगैरह तक चला गया वो खाने के साथ में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो अगला बैरियर आएगा कि यहाँ से तो पार हो गया, गाड़ी यहाँ से तो अंदर चली गई, लेकिन अंदर क्या, अंदर भी तो सिक्योरिटी है कुछ। तो अगला जो आएगा हमारा फिजियोलॉजिकल, कि आप अंदर पहुंच चुके हो, अब यहाँ पे मारा जाएगा आपको। वो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसको पढ़ते हैं हम। तो फिजिकल के बाद में अगला जो आ रहा है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, जहाँ पे पैथोजन पहुंच चुके हैं बॉडी के अंदर, अब क्या होगा। तो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, देर आर सम फिजिकल प्रोसेस दैट क्रिएट एडवर्स कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कुछ एडवर्स कंडीशन क्रिएट कर देती है बॉडी हमारी, जिससे कि बैक्टीरिया या कोई और पैथोजन है उसकी ग्रोथ ना हो पाए। जैसे हमारे एसिड होता है, एसिड इन स्टमक, फूड के साथ में चला गया, एसिड कौन सा होता है आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, पीएच काफी कम होती है इसकी, जो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह आया है फूड के साथ में हम निगल चुके हैं उसको किल कर देगा, वो इतने कम पीएच पे जीवित नहीं रह सकता। दूसरी बात क्या है, सलाइवा इन माउथ, जो लार होती है हमारी, वो भी क्या करती है, जो बैक्टीरिया है, हाँ ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं होता जितना एसिड का होता है, लेकिन थोड़े बहुत लेवल पे सलाइवा भी बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो नहीं होने देती, किल कर देती है। ठीक, तीसरा होता है हमारा जैसे टीयर्स इन आईज। अब टीयर्स ये हालांकि सलाइवा में भी होता है, जैसे आपका सलाइवा हुआ, टीयर्स हुए, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, इसको ध्यान से देखिएगा, लाइसोजाइम क्या एंजाइम है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया वगैरह जो आते हैं, ब्रेक्स दी सेल वॉल, जैसे अभी बात कर रहा हूं बैक्टीरिया की, ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल, मर जाएंगे।
तो लाइसोजाइम जो होता है ये हमारे आंसुओं में, हमारी लार में होता है, कुछ अमाउंट में पसीने के अंदर भी होता है। मेनली टीयर्स की बात करते हैं, हमारे आंसुओं में होता है। तो ये किल करता है बैक्टीरिया की। आँखें जो हैं जब झपकते हैं तो क्या है, वहाँ से कंटिन्यूअसली क्या है, हमारी फ्लूइड जो है ये रहता ही है आँखों के अंदर। कुछ लग जाए तो बहुत सारे आँसू जो है एकदम से निकल के आते हैं। वो एज़ ए प्रोटेक्टिव नेचर है बॉडी का, ठीक है? तो ये क्या आते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर कि हमारी बॉडी किस तरीके से जो है इनको करती है। अब बात ये होती है, अगर बाय चांस यहाँ से भी बच के निकल जाए कि हमारे खाना हमने खाया और जो है हमारे सलाइवा, हमारे जो है एसिड से बच गए हैं और इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड तक ये आ चुके हैं। विलई से फूड के साथ में एब्ज़ॉर्ब होके आ गए या कुछ पेनिट्रेट करके आ गया, स्किन में कट लगा और कट लगने के बाद में वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन जो है वहाँ से कट लगने के बाद में ब्लड में जो है हमारे आ चुके हैं। अब क्या होगा? तो अगर ब्लड तक वो पहुँच चुके हैं, हमारे फ्लूइड तक अगर पहुँच चुके हैं, अब हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारी डब्ल्यूबीसी हैं, उसके टाइप्स की बात करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे लिम्फोसाइट्स की बात की जाएगी यहाँ पे। तो वो जो सेल्स हैं, वो उनको अटैक करेगी, "आजा बेटा अब, यहाँ तक तो पहुँच चुका है, अब तुझे हम यहाँ पे भी मार देंगे। यानी 2 जगह में बच के आ चुका है, तीसरा लेवल है, यहाँ पे तो हम आपको मार ही देंगे।" तो तीसरा लेवल पढ़ते हैं जो कि है हमारा सेलुलर बैरियर्स। तीसरा आता है सेलुलर बैरियर। अगर पैथोजन ब्लड तक पहुंच चुका है, लिम्फ तक पहुंच चुका है, यानी कि बॉडी फ्लूइड तक वो पहुंच चुका है, तो क्या होगा? तो हमारे पास में क्या होती हैं, फैगोसिटिक सेल्स होती हैं अपने ब्लड के अंदर। फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। फैगोसिटिक मतलब जो निगल लेती है, जैसे अमीबा फूड खाता है अपना। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जैसे कोई पैथोजन और फूड पार्टिकल पास में आता है तो अमीबा क्या करता है, एसिडोपोडिया बना लेता है उसके चारों तरफ और क्या करता है, उसको निगल लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। तो यही भक्षण करना, निगल लेना। तो ऐसे फैगोसिटिक सेल्स होती है, भक्षण करने वाली सेल्स होती है, उनको बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर हमारी मेनली देखिए कौन-कौन सी है। भई एक तो ब्लड के अंदर जो अपना एक्शन करती है, होती सब ब्लड के अंदर है। लेकिन अपना एक्शन जो ब्लड में है, ब्लड के अंदर ही अपना काम करेंगी। और एक क्या है, होंगी ब्लड में लेकिन काम कहाँ करेंगी अपना? टिश्यू के अंदर करेंगी। क्योंकि पैथोजन ब्लड में भी जा सकता है, वहाँ से सेल के में टिश्यू के बीच में भी हो सकता है, फ्लूइड तो वहाँ भी है। तो ब्लड के अंदर जो होती हैं, यहाँ पे मेन आती हैं आपकी जैसे पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, भाई इसमें क्या आ जाए, पीएमएनएल का मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता, पॉलीमॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी अलग अलग टाइप है न्यूक्लियस की। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, जब जाके वहाँ पे आप डब्ल्यूबीसी के टाइप पढ़ेंगे कि ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर, यानी कि जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है और जिनका ए ग्रेनुलर होता है, बिना दानेदार होता है साइटोप्लाज्म। फिर वहाँ पे ग्रेनुलर में आप पढ़ोगे 12th के बाद में पूरा डिटेल में आता है। ग्रेनुलर में पढ़ोगे एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ऐसे पढ़ते हैं। और इधर पढ़ोगे आप जो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब आते हैं। खैर, तो ये उसके बेसिस पे मैंने बताया यहाँ पे। तो क्या है, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स, एक होती है मोनोसाइट्स, ये बड़े साइज की फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, बड़ा साइज होता है मोनोसाइट्स का। और एक होती है नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। इनको शॉर्ट में क्या लिखते हैं आप, एनके सेल्स बोलते हैं। ये कैसी हैं आपकी, ये एक जो है डिस्ट्रॉय करती हैं पैथोजन को, उनको खा जाती हैं, या तो खा के या कुछ और करके उनके साथ में डिस्ट्रॉय करते हैं, भी बताता हूँ उनको। टिश्यू में आपकी मेनली कौन होती है, मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज। तो टिश्यू में कौन सा है, मैक्रोफेज है, जो क्या करेगा, टिश्यू में जाके और जो पैथोजन से उनको निगल के खा जाएगा, मार देगा उनको। ठीक है जी। और एक तरह से हम बोल सकते हैं सबने क्या किया, ये निगल के यानी कि भक्षण करके फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय दी पैथोजेंस, इनको पैथोजेंस को मारते हैं। मैक्सिमम इनमें क्या करते हैं, निगल के मारते हैं और कुछ अलग मेथड से मारते हैं। जैसे
मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि इनमें से मैक्सिमम हमने जो लिखी है, कुछ ब्लड और कुछ टिश्यू जो ये काम कर रही हैं। तो इसमें जैसे फेगोसिटिक कौन-कौन सी हैं? तो फेगोसिटिक आप इस पे ध्यान दीजिएगा, फेगोसिटिक सेल्स कौन-कौन सी हैं? यहाँ पे फेगोसिटिक है आपकी पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, दूसरी मोनोसाइट और तीसरी आपकी मैक्रोफेज। ये आपकी कैसी हैं? ये आपकी फेगोसिटिक सेल्स हैं। जबकि नॉन फेगोसिटिक कौन सी है? सारी फेगोसिटिक नहीं है यहाँ पे। नॉन फेगोसिटिक सेल में आपकी है नेचुरल किलर सेल। ये निगल के नहीं मारती, ये क्या करती हैं? ये पोर क्रिएट करती हैं। क्रिएट पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जैसे बैक्टीरिया की बात करता हूं तो ऑफ बैक्टीरिया, पोर हो गया, वाटर एंटर करेगा इन पोर से, वाटर एंटर, सेल क्या होगी? बैक्टीरियल सेल फूल जाएगी, स्वेल, और क्या हो जाएगी? लाइसिस हो जाएगी, या बोलें ब्रस्ट, फट जाएगी। मतलब सेल है, उसके अंदर क्या हुआ? ये पोर क्रिएट कर दिए, उससे पानी अंदर गया, पानी अंदर गया तो सेल फूलेगी। लेकिन क्या है, सेल वॉल भी है, तो क्या करेगी उसको? जो है सेल फूल जाएगी और क्या है, बस्ट होके फट के जो है वो मर जाती है। तो फेगोसिटिक में है, नॉन फेगोसिटिक में नेचुरल किलर सेल्स है, वो भी कैसे काम करेगी वो आगे भी थोड़ा बहुत इसके अंदर आएगा। 3 हमारे बैरियर्स की बात हो चुकी है। अब चौथा बैरियर आपका आता है कि ठीक है, सेल में चल रहा है, ये प्रोसेस साथ में चल रही है, और इसी प्रोसेस के साथ में एक चौथा बैरियर यहाँ पे साथ साथ में इनके काम करता है। हमारे ब्लड, हमारे टिश्यू के अंदर एक चौथा बैरियर है, वो भी काम करता है, जो कि है साइटोकाइन बैरियर। उसको देखते हैं। तो देखिए, चौथा जो आपका ग्रुप है बैरियर का, जो पैथोजेंस को रोकता है या उनको मारता है या उनको बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होने देता, बीमारी नहीं होने देता हमें, वो है साइटोकाइन। तो साइटोकाइन है क्या? एक ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स। सिग्नलिंग प्रोटीन, सिग्नलिंग का मतलब क्या है? जो सिग्नल देगा, उस सिग्नल देने वाली प्रोटीन का ग्रुप है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा इसको। ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स, ये क्या करती है? दैट हेल्प्स इन सेल टू सेल, मैं पूरा लिख देता हूं, दैट हेल्प्स इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन। यानी कि साइटोकाइन बैरियर्स आर द ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स दैट हेल्प्स, ये पूरा लिख देता हूं, दैट हेल्प्स इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन इम्यून सिस्टम। ये लोग पूरा कर देते हैं इन इम्यून सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल इसमें आता है आपका, जैसे इंटरफेरोन आपके सिलेबस में है, इंटरफेरोन्स। इसके अलावा आपके आते हैं इंटरल्यूकिन्स। हमें बात करनी है यहाँ पर इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स क्या है? देखिए, जब एक वायरस वायरस इन्फेक्टेड, मैं इसको पूरा डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करती है? ये सीक्रेट करती है, सीक्रेट एंटीवायरल प्रोटीन्स। एंटीवायरल प्रोटीन्स, इन एंटीवायरल प्रोटीन को ही आप क्या कहते हैं? इंटरफेरोन्स बोलते हैं। इंटरफेरोन जो शब्द आया वो इंटरफेरेंस से आया है, रुकावट से। क्योंकि ये क्या करता है, इंटरफेरोन जो है वायरस की रेप्लिकेशन को रोकता है, इंटरफेयर करता है, इसलिए शब्द वहां से आया है। तो सीक्रेट एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरोन, ये कहाँ जाएंगे? ये पहुंचेंगे, रीच टू अनइंफेक्टेड सेल, जो वायरस से संक्रमित नहीं है, अनइंफेक्टेड सेल। और उसको क्या कहेंगे कि आप क्या करेंगे? प्रोड्यूस प्रोटीन दैट प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन। और इसमें आपको एक चीज ध्यान भी रखनी कि इंटरफेरोन जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं।
स्पेसिफिक, यानी कि अगर हमारे हैं तो हमारे में ही काम आएंगे, दूसरे एनिमल में काम नहीं आएंगे। हमारे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं, ह्यूमन स्पीसीज में ही काम आएंगे। ऐसे नहीं कि हमारे वाले गाय भैंस को हमारे वाले ना, एक स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। अब इसको क्या लिखा है इसको समझते हैं, देखो डायग्राम से समझ में नहीं आया हुआ आपके। जैसे ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है। मान लीजिए कोई वायरस है, ये वायरस आया, इसको इसने इन्फेक्ट कर दिया, तो वो आपको पता है वायरस का जो कोट है वो बाहर रह जाता है, और इस तरीके से उसने डी अपना जो जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, ठीक है। मान लीजिए आरएनए है, तो ये गया हमारे न्यूक्लियस के पास, ठीक, ये हमारी होस्ट सेल हुई इस वायरस के लिए, ठीक। बराबर में आपकी दूसरी सेल है, ये न्यूक्लियस हुआ इसका, ये आपकी एडजेसेंट सेल हुई, एडजेसेंट यानी बराबर वाली सेल, ठीक। तो यहाँ से इस ये तो भाई अटैक होगा, ये तो मरेगी सेल, ठीक है। यहाँ से क्या करेगी, जब तक ये वाला काम चल रहा तब तक ये क्या करेगी, कुछ प्रोटीन रिलीज करेगी। ये प्रोटीन जो है यहाँ से निकल के ये इस वाली सेल के पास में आएगी, बराबर वाली सेल के पास में, और इसको मैसेज कर देगी कि भाई इस तरीके से मेरे पास मेरे ऊपर वायरस का अटैक हुआ है, ये वाला वायरस है, और मैं तो गई, अब आगे तुम जो है बचा लो अपने आप को, पूरी बॉडी को बचाओ, इसको रेप्लिकेट नहीं करवाना आगे चल के, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोटीन जो हुई है इसको बोलते हैं इंटरफेरोन, इनको बोलते हैं, ठीक है। जो ये सिग्नलिंग प्रोटीन है, जब भी तो बोला सिग्नलिंग प्रोटीन्स है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में काम आती है कि जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। अब यहाँ पे आई तो मान लीजिए इनको किल करने के बाद में या इसी तरीके के दूसरे वायरस यहाँ पे आए और उसने जो है अपना मटेरियल यहाँ डाला, तो क्या होगा, जो अ, यहाँ पे जो ये आया इसका जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ से क्या करेगी, अपनी पहले से ही तैयार रखेगी ऐसी प्रोटीन जो ये क्या करेगी, जो वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देगी, जिससे वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा इसके अंदर। तो ये क्या हुआ हमारा, कि यहाँ से प्रोटीन, इस देखो वायरस ने अटैक किया, अटैक कर ही रहा था यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, बाद में सेल ये पट के मर जाएगी, बहुत सारे वायरस यहाँ से निकलेंगे बन के, ये आपको पता होगा। अब यहाँ से ये जो जब अटैक कर ही रही थी, तो यहाँ से इसने क्या किया, कुछ प्रोटीन इसने बना दी, और ये प्रोटीन वही वाली बात है कि जैसे एक मूवी में देखते हो आप कि एक घर के ऊपर जो है अटैक किया डाकुओं ने, और वहाँ से कुछ आदमी के साथ लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए किसी ने बोला कि ठीक है तू जा खबर कर दे, एक बंदे को बोल दिया कि तू जा खबर कर दे वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर कि ऐसे अटैक हुआ है, और वो वहाँ से जो है अपनी सुरक्षा का इंतजाम जो है आगे करेंगे। तो उतने में क्या होगा कि वो तो मर गया वहाँ पे, लेकिन उसने क्या मैसेज भेज दिया बराबर वाली सेल पे, वो बराबर वाली सेल क्या हुई, ये इंटरफेरोन कहलाएगा। बराबर वाली सेल ने क्या किया, यहाँ से अपनी तैयारी कर ली, पहले से ही कुछ प्रोटीन बना के रखी है, जो वायरस जो आएगा दूसरा आएगा तो उसको रेप्लिकेट नहीं करने देगा, नहीं तैयारी पहले से ही कर ली है इन्होंने। इनको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। तो क्या हुए, ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स जो सेल टू सेल कम्युनिकेट करके वायरस को रेप्लिकेशन को रोकते हैं। मेन है इसमें आपका इंटरफेरो, ठीक है जी। तो ये थे आपके बैरियर्स की हमने बात करें इन्नेट इम्यूनिटी में। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो जन्मजात इम्यूनिटी है वो आपका पूरा होता है। देखिए मैंने कहा कि वीडियो लंबी जरूर जाएगी लेकिन अच्छी होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, और आपको लग भी रहा होगा ऐसा भी। उसके बाद में ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी हुई है जन्मजात वाली, तो दो टाइप की हमने पढ़नी है, एक वो हुई और दूसरी आपकी कौन सी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो जन्म के बाद बर्थ के बाद एक इंडिविजुअल एक्वायर करता अपने आसपास से, चाहे वो वैक्सीन लेके करे, चाहे वो किसी और तरीके से अपने अंदर डेवलप करे, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर पे आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि है पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन ये देखिए, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी थी जो बर्थ से हमें मिली है, वो किसी स्पेसिफिक पैथोजन या स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं थी कि पर्टिकुलर एक ही डिजीज के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपकी, वो जो है जन्म के बाद हमें मिलती है। अब इन्नेट इम्यूनिटी हमने चार तरह के पैथोजन बैरियर पढ़े थे, और अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी में भी अगर हम वो बात करेंगे हमें मिली कैसे है, जन्म से मिली मतलब कि अपने आप मिली है या हमने ली है, तो उसके भी एग्जाम्पल, जैसे माँ से बच्चे को मिल्क फीडिंग के थ्रू जो एंटीबॉडी मिलती है, जो इम्यूनिटी मिलती है, वो इन्नेट इम्यूनिटी में आएगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर किसी ने वैक्सीन ली है, मान लीजिए टाइफाइड की वैक्सीन ली है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आया क्योंकि बर्थ के बाद उसने ली है। ठीक है, तो हम बोलते हैं पैथोजन स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए है। जैसे वैक्सीन ली जाती है तो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए है, किसी ऐसे नहीं कि नॉन स्पेस सबके लिए, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग वैक्सीन हमें लेनी पड़ती है। ठीक, तो क्या है कि पर्सन एक्वायर्स इट आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद में हमें मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, मेमोरी के ऊपर बेस्ड है ये। मतलब अगर इसका मतलब यही है, जैसे आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स जो होता है, एक बार चिकन पॉक्स जिसको होता है तो मैक्सिमम चांसेस, देखिए एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस ये रहता है कि उसको दोबारा से लाइफ में चिकन पॉक्स नहीं होता। क्योंकि एक बार में पहले जब चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में आया, उसने क्या किया, हमारे बीमारी करी, डिजीज की, हमें सिम्टम्स आए, हमें जो है पिंपल्स एक्ने वगैरह हमारी बॉडी पे आए, फीवर हुआ, कई दिन तक ये चला। तो ये जो जितना भी बॉडी के अंदर हुआ है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होती है, जिनकी अभी डिटेल में बात करने वाला हूँ मैं इन सब की। अभी अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी इसका, कि उसकी मेमोरी जो है, मान लीजिए कि कैमरामैन बैठा है हमारी बॉडी के अंदर जो उसको रिकॉर्ड करेगा, और आगे फ्यूचर में सेम वायरस अगर हमारी बॉडी में आता है तो वो एकदम से पहचान लेगा कि ये तो ये था, इसने इस प्रोसेस से हमें बीमारी की थी और आखिरी में हमने इसको ऐसे मारा था। तो डायरेक्टली पहचान लिया उसने, क्या वैसे डायरेक्ट वो किल करेगा उसको, बीमारी नहीं होगी आगे। तो मेमोरी के ऊपर बेस्ड है ये वाली एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं, तो इसमें हम मेन इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके थ्रू, इस हेडिंग के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। तो फीचर्स में इसके सबसे इम्पोर्टेंट पहले आता है स्पेसिफिसिटी, जिसको हमने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है। आपसे पूछता है कि फीचर्स बताएं, तो पहला क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड की वैक्सीन टाइफाइड के लिए है, जो है टीबी की वैक्सीन टीबी के लिए है, कोरोना की वैक्सीन ली थी वो कोरोना वायरस के लिए, पोलियो की पोलियो के लिए है। तो अलग अलग होती, स्पेसिफिक होती है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। मतलब ये जो हमारी इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें एक प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये अपनी और बाहर वाली जो बाहर से जो सेल आई है, या कहीं एंटीजन जो बाहर से आया है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सकता है, यानी कि पैथोजेनिसिटी उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो वो करा पा रहा है। तो अपनी सेल और दूसरी जो सेल है जो बाहर से आई है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसमें अंतर कर सकती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो अपनी सेल को बचाएगी और बाहर वाली जो सेल्स है जो पैथोजन है उसको मार देगी। तो ये क्या है, आपकी एक प्रॉपर्टी है कि अपनी सेल को पहचान के बचाना है और बाहर वाली सेल को पहचान के मारना है। तो ये चीज आती है इसमें। इसको डिटेल और अच्छे टेक्निकल टर्म्स आएंगे, अभी आगे बात करेंगे इसकी। और तीसरी जो है, हमने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ये है मेमोरी। तो मेमोरी क्या है यहाँ पे कि कोई पैथोजन अगर पहली बार हमारी बॉडी में आया है, तो हमारी बॉडी उसको पहचानने में टाइम लगाती है। एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस चलती है। वो स्टेप बाय स्टेप एक एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे अपना प्रकोप दिखाएगा बॉडी के अंदर, सिम्टम्स निकल के आएंगे, यानी कि सीधा कहें तो बीमारी करेगा। और धीरे धीरे बीमारी करेगा, धीरे धीरे बॉडी जो है उसको पहचानेगी, और पहचान के जो है धीरे धीरे उसको किल करेगी। मान लीजिए कोई बीमारी 10-11 दिन हो गए, सिम्टम्स आए, उसके बाद में धीरे धीरे ठीक हुई हमने, ठीक है, दवाई लेके हुई है, जैसे भी हुई। तो ये जितना भी काम होगा, ये सभी का सब काम क्या होगा, ये एक कैमरामैन हमारी बॉडी के अंदर बैठा, मैं डिटेल में अभी टेक्निकली इसको फ्लो चार्ट से बताऊंगा अभी। तो वो क्या करेगा, इसको, इस एनकाउंटर को, जैसे उसने हमारे साथ किया और हमारी सेल ने उसको कैसे मारा आखिरी में। एक मूवी होती है ना, पहले विलन जो है पूरा मूवी के अंदर क्या करेगा, अपना प्रकोप दिखाएगा और बाद में हीरो जो है उसको मारता है।
ऐसा मूवी में देखते हैं आप। तो ये पूरा का पूरा जो कैसे मारा, क्या क्या उसने किया उस विलन ने, ये वाला पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। फ्यूचर में वो विलन यानी कि वो पैथोजन दोबारा से अगर आएगा तो पूरी स्टोरी नहीं, हम उसको मारने नहीं देने के अपने आप, अपनी सेल के ऊपर वो प्रकोप नहीं दिखाएगा हमारी। डायरेक्ट हम पहचान लेंगे, ठीक है ये तो ऐसे था, हमने ऐसे मारा था, इसको हटाओ, खत्म करो। यानी कि व्हेन ए पैथोजन एंटर्स इनसाइड द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, देन आवर बॉडी टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज इट एंड किल इट। लंबा समय लेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, लिखने में समय ज्यादा लगेगा तो मैं बोल देता हूँ क्या है कि व्हेन ए पैथोजन एंटर इनसाइड द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, आवर बॉडी टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज इट एंड किल इट। इट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है हमारा? हमारा जो है स्लो है, स्लो है, ठीक है। लेकिन इस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो जितना भी हुआ, इसको पहचाना हमारा, ये क्या हुआ, ये जो एनकाउंटर था ये वाला, बट दिस एनकाउंटर जो है स्टोर इन मेमोरी, ये मेमोरी सेल इसको रिकॉर्ड कर लेती है। और इन फ्यूचर अगर वो पैथोजन दोबारा से बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्विकली उसके पहचानती है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगी, उसको मार देगी क्विकली। उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो कि क्या होता है, जो कि एकदम फास्ट होता है। इसको हम एनामनेस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स इनसाइड द बॉडी फॉर द सेकंड टाइम, देन आवर बॉडी क्विकली रिकॉग्नाइज इट एंड देन किल इट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि प्राइमरी के बाद हुआ है और पूरा पूरा मेमोरी के ऊपर बेस है। तो इसलिए बोलते हैं क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी मेमोरी के ऊपर बेस है। इसी तरीके से क्या वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन में क्या, फॉर एग्जाम्पल आप टीबी की वैक्सीन ले लीजिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, टीबी की वैक्सीन जो है ट्यूबरकुलोसिस की, जिसका नाम है बीसीजी, बैसिलस कार्मेट, ठीक है, ये वैक्सीन है। इसमें वैक्सीन में का एक प्रिंसिपल होता है, इसमें जो वीक करके जो पैथोजेंस हैं, इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उस बैक्टीरिया को वीक करके लैब में क्या करते, टेक्निक्स होती हैं, उन बैक्टीरिया को वीक किया हमने, और वीक करके हम उसको सस्पेंशन की फॉर्म में इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर। और वीक किया हुआ है तो प्रोसेस उसकी वही रहेगी स्टार्टिंग में जैसे वो बीमारी करता है, लेकिन वीक है तो बीमारी नहीं कर पाएगा। उसको हमारी बॉडी पहचान ली, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है उन्होंने पहचान लिया, उसके खिलाफ जो है हमारा जो है उसको मार दिया गया और उसको सेव कर लिया गया हमारी मेमोरी सेल में। फ्यूचर में इन केस अगर रियल में जो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी का बैक्टीरिया वो आता है, तो उसका जो वीक वाला वर्जन था जिसको सेव किया था कि हाँ भाई इस बैक्टीरिया को ऐसे मारा था, तो सेम जो पैथोजन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आया है बाद में, तो वो तो क्या है, पहले से पता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको तो ऐसे मारा था हमने। ये तो वही है कि पहले तो हमें पता था कि जैसे बोल दें कि रावण है, स्टार्टिंग में आया तो हमें पहले से बता रखा था कि भाई इसकी नाभि पे वार करना है तो ये मर जाएगा, ठीक। अगली बार युद्ध में जो है बाद में रावण आया बिल्कुल कवच वगैरह पहन के अपने, लेकिन हमें तो पता है कि नाभि में उसके तीर मारना है। जैसे श्री राम ने जो मारा था उसके, तो हमें पहले से पता है कि उसके नाभि में तीर मारना, चाहे वो कितना भी कवच वगैरह पहन के आ जाए तो नाभि में तीर लगेगा, मर जाएगा। ऐसे ही जब बाद में स्टार्टिंग में वो वीक फॉर्म में आया, हमें पता है, वो मतलब मार दिया तो पता चल गया स्टोर हो गया। फ्यूचर में वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग वाला आ भी रहा है कहीं बाहर से, तो हमें पता है कैसे किल करना है, प्रोसेस पता है। तो वैक्सीन इस वाले प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे ही काम करती है। हम जब वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए करते हैं, और फ्यूचर में हम ये आशा करते हैं कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारा फास्ट होगा, जिससे कि हमें बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं ब्लड में हमारे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को करती हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स।
टू टाइप्स ऑफ सेल्स बोलें या फिर लिम्फोसाइट्स हम इनको कहते हैं। ये लिम्फोसाइट्स क्या, सिंपल भाषा में कहूँ तो WBC का टाइप है। तो दो टाइप की हमारी हैं, एक तो होगी आपकी बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और एक होती है आपकी टी लिम्फोसाइट्स। इसको बात करेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे इनको क्या है। अब यहाँ पे बी और टी का मतलब क्या है, देखिए वैसे तो आप समझते होंगे कि बी का मतलब क्या है हमारे, हम लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ेंगे अभी आगे चल के इसमें। तो लिम्फोइड ऑर्गन में एक बोन मैरो आएगा आपका, एक थाइमस आएगा। तो बोन मैरो क्या होते हैं, जो आपकी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके बीच का जो पोर्शन होता है उनमें क्या है, बोन मैरो भरा हुआ रहता है। बोन मैरो क्या है, वहाँ पे स्टेम सेल्स होती हैं, यानी कि हर तरह की सेल वो प्रोड्यूस कर सकती हैं बॉडी के अंदर। सुना होगा आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं तो उनके बीच का जो पोर्शन है खोखला, वहाँ पे क्या रहता है, भरा हुआ रहता है मटेरियल, वो बोन मैरो रहता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक्चुअल में बी का मतलब बोन मैरो आप कह सकते हैं, लेकिन बी जो ओरिजिनेट हुआ है, जो शब्द आया है बी लिम्फोसाइट, वो आया है पहली बार इसको बर्ड्स के अंदर जो है डिस्कवर किया गया था। और वहाँ पे मतलब होता है, वहाँ पे क्या है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, बोन मैरो बर्ड्स के अंदर नहीं होता। तो पहली बार जो है क्या है, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, तो यहाँ से वहाँ पे ऑर्गन पाया जाता है जो बी लिम्फोसाइट, जो जो ये सेल्स प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे बोन मैरो नहीं होता क्योंकि खोखली हड्डियाँ होती हैं। तो वह बर्सा से जो है बी आया है, जो डिस्कवरी हुई है, जो नाम आया है वो बी वहाँ से पढ़ा है हमने। और वैसे देखा जाए तो हमारी बॉडी में बी जो है वो बोन मैरो ही है, लेकिन ओरिजिनेट नेशन जो हुआ है वो बर्सा से हुआ है। तो बी लिम्फोसाइट से जो क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, हेल्प्स द बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करती हैं, प्लस क्या करती हैं, डायरेक्टली किल दी पैथोजेंस माइक्रोब्स। पैथोजेंस आप लिख देंगे प्रॉपर, यही वर्ड सही रहेगा। पैथोजन को डायरेक्टली क्या किल भी कर सकती है और इनको एक्टिवेट भी करती है। कैसे करती हैं वो देखते हैं अभी एक फ्लो चार्ट के हिसाब से। उसमें भी हम क्या देखेंगे, देखिए हमने क्या क्या देखा अभी, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमने पढ़ा पहले इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप पढ़े, ठीक है, और उसी के अंदर हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो वो क्या है, वो भी टाइप है इम्यूनिटी का, वो कैसे है। आगे हम इसी में क्या पढ़ देंगे कि एक्टिव जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो एक्टिव और पैसिव हो सकती है, ठीक है, ये ऐसे मानिए आप। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी एक्टिव पैसिव हो सकती है। उस इसकी बात करते हैं कि जो हमारा एक्वा जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, तो दो टाइप की सेल्स की वजह से होता है, बी और टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। और इन बी और टी लिम्फोसाइट के बेसिस पे जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो दो टाइप का होता है, फंक्शनली, फंक्शन के आधार पे। कंफ्यूज नहीं होना है, तो उसको देखते हैं। देखिए जैसे कहा था कि बी और टी लिम्फोसाइट के बेसिस पे हमारा इम्यून सिस्टम, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है कि टाइम कम लगे, कि बी और टी लिम्फोसाइट्स के बेसिस पे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो दो टाइप का है, या कह सकते हैं, क्योंकि आगे आप ऐसे भी पढ़ोगे टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम में, वहाँ पे आप लिम्फोइड ऑर्गन्स ही पढ़ोगे। बेटा वो स्ट्रक्चरली है, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है। ये फंक्शनली है कि आपका फंक्शन के बेसिस पे आपका यानी कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फंक्शन के बेसिस पे आप बी या टी लिम्फोसाइट जो फंक्शन कर रही है मेनली, उनके बेसिस पे इम्यून सिस्टम दो टाइप का, एक होता है CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, या इसको आप बोल सकते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा है AMIS, यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, या इसको आप ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यून सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका ये टी सेल मतलब सिंपली हम टी लिम्फोसाइट को टी सेल भी बोल देते हैं, बी लिम्फोसाइट को बी सेल कह देते हैं। तो
टी सेल, टी सेल का टी का मतलब क्या होता है? थाइमस, जो आपका बोन मैरो, जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे वहां पे। बी का मतलब ही बताया था, बर्सा फैब्रिशियस है ह्यूमन के अंदर, एक्चुअली बी बोन मैरो की, कि वहां पे बी और टी और सेल क्या करती है? ओरिजिनेट होती है, मैच्योर होती है। जो टी सेल जो है बोन मैरो में ओरिजिनेशन होता है और थाइमस में जाके वो मैच्योरेशन होता है उसका। तो टी का मतलब थाइमस है, तो ये टी सेल के ऊपर बेस्ड है, जबकि AMIS एंटीबॉडी मेडिएटेड बी सेल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि बी सेल ही क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। चार टाइप की आपकी बी टी सेल्स होती है। टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर, जो कि सबसे मेन है। ये बाकी सब जितनी भी सेल्स हैं उनको क्या करती है? एक्टिवेट करती है कि उठो, जागो और काम करो। ये साथ में इस बी सेल को भी एक्टिवेट करती है कि तू भी उठ और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर, जब कोई पैथोजन आएगा तो। मैं बताऊंगा उसको डिटेल में भी। दूसरी है किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये डायरेक्टली किल करती है जो पैथोजन आते हैं, इसको भी एक्टिवेट टी हेल्पर करती है। सप्रेसर जो टी सेल होती है वो क्या करती है? जो हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, आपकी बी सेल हैं, ये जब पैथोजन खत्म हो गया, मार दिया उसको, तो ये बताती है कि बस हो गया, अब शांत हो जाओ, नहीं तो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा दोगे आप। तो इसको बताएंगे अभी। मेमोरी टी सेल क्या है? ये कैमरा मैन है अपना, ये बैठा हुआ कैमरे में वीडियो स्टोर करेगा कि भाई कौन कौन क्या कर रहा है। फ्यूचर में अगर दोबारा पैथोजन वो आया, तो ये टी सेल ही क्या करेगी? मेमोरी वाली यही इफेक्टर बन जाएगी, और इफेक्टर बन के ये डायरेक्टली इसको किल कर देगी वहाँ, कुछ समय नहीं लगने का पहचानने का। दूसरी बात ये होती है कि पैथोजन कोई भी बॉडी के अंदर आता है तो ये नहीं कि डायरेक्ट ये काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होता है आपका? APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब, अब मान लीजिए कोई होटल में आपने रूम लिया है, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं। तो आप गए जब रूम में, मतलब होटल के अंदर, तो वहाँ से क्या है? आप बात करेंगे उससे, ऐसे तो नहीं होटल में अंदर सीधा कमरे में घुस जाएंगे, जाके ले लेंगे, बात करनी पड़ेगी। तो रिप्रेजेंट कौन करेगा वहाँ से? तो आप अंदर आए हैं, आपने बोला कि रूम मिलेगा, ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको रूम दिखा देता, तो वो प्रेजेंट करता है होटल की तरफ से, जो रिसेप्शनिस्ट है वहाँ पे, वो रिप्रेजेंट करेगा, आपको लेके जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में जो है, जो भी आपको देना है रूम वो दे देगा। ऐसे ही बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है, तो एकदम से ये नहीं, ये एकदम से वो नहीं होंगी एक्टिवेट, उनको लान, जैसे बॉडी के अंदर आया तो वहां से मैक्रोफेज जाएगा कि आइए आपका स्वागत है। जो मैक्रोफेज है वो गया, पैथोजन हमारे ब्लड में आया है, टिश्यू में आया है, तो पैथो जो मैक्रोफेज है वो गया, वो गया कि आइए आपका स्वागत है, आपको लेके चलते हैं मारने के लिए। ऐसा बोल नहीं रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो वो क्या करेगा? उस एंटीजन को अपने ऊपर बिठा लेगा, यानी कि सरफेस पे बिठा लिया, जैसे ये रहा मैक्रोफेज को अपने ऊपर बिठा लिया उसको, ठीक है, लेके आ रहा है। बराबर से कौन गुजरा? उसके टी हेल्पर सेल गुजरी, बराबर से टी हेल्पर सेल गुजरी, तो बराबर से क्या हुआ? उसको इशारा कर दिया, हाँ भाई टी हेल्पर ये देख, लोगों को ये पैथोजन आ रखा है, मारो इसको वरना काम खराब हो जाएगा। तो ये इसने क्या कर दिया? इशारा कर दिया, यानी कि टी हेल्पर एक्टिवेट होगी। इस मैक्रोफेज ने क्या किया? टी हेल्पर को एक्टिवेट कर दिया, और टी हेल्पर क्या करेगी? इसको एक्टिवेट करेगी, प्लस एंटी बी सेल को एक्टिवेट करेगी कि तुम भी प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट से मैं समझाता हूँ आपको सीक्वेंस वाइज। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका बोन मैरो है, ठीक है, हड्डियों का, बड़ी जो हड्डियां होती हैं उसका जो बीच में पोर्शन है वहां पे आपका बोन मैरो है। वो क्या होता है? वहां पे सेल होती है आपकी स्टेम सेल्स, जो बॉडी में हर तरह की सेल बना सकती है। इसने मान लीजिए हमने क्या था, एक तरफ इसने क्या बनाई? टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी तरफ क्या बनाई इसने? बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स हमारी बन गई यहाँ से, ठीक है। जो स्टेम सेल से जो बोन मैरो के अंदर ही बनी, वहीं पे और मैच्योरेशन हो गया, तो बोन मैरो के अंदर ही हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसकी बोन मैरो के नीचे ही लिखा, ठीक है। तो ये बी सेल हुई, बोन मैरो का, बोन बी सेल का ओरिजिन और मैच्योरेशन बोन मैरो में ही रहता है, जबकि टी सेल जो बनती है, बनी बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योरेशन कहाँ हुआ उसका? थाइमस में हुआ। ये आगे भी पढ़ेंगे हम ऑर्गन। तो टी सेल, ठीक है जी। अभी हमने देखा कि टी सेल जो है आपको चार तरह की, एक तो होगी
मेमोरी टी सेल, ठीक है। दूसरी होगी आपकी सप्रेसर टी सेल, तीसरी होगी आपकी टी हेल्पर, और चौथी थी आपकी यहाँ पे लिखता हूं मैं टी साइटोटॉक्सिक या फिर किलर सेल, और एक लास्ट आपकी टी हेल्पर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जब मैक्रो फेज आया तो मैक्रो फेज ने अपने सरफेस पे बिठा रखा है एंटीजन, वो लेके आ रहा है, इसलिए उसको एपीसी कंसीडर करते हैं। मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं क्योंकि वही लेके आ रहा है। और आके उसने क्या कर दिया, आके उसने एक केमिकल सीक्रेट किया या बराबर से उसके हेल्पर सेल गुजरी, तो टी हेल्पर को पता लग गया, उसने मैसेज कर दिया केमिकल रिलीज करके कि हाँ भाई आ चुका है, ये कौन है, ये अनाउंसमेंट करने वाला है, ये सबको उठाने वाली है। तो ये क्या करेगी, ये साइटोकाइन रिलीज करेगी। साइटोकाइन जो क्या है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। तो इससे क्या होगा, ये किलर सेल एक्टिवेट हो गई, ये लो प्लस, ठीक। ये ये एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, परफोरिन। परफोरिन क्या था, कि सेल मेम्ब्रेन में क्या करेगा, छेद कर देगा उसकी पैथोजन की, पानी भर जाएगा, खून की सेल मर जाएगी, ठीक है ऐसे। दूसरी बात क्या है, कुछ लिम्फोटॉक्सिन, लिम्फोकाइंस, लिम्फोटॉक्सिन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगी जिससे पैथोजन मर जाए। प्लस साथ में टी हेल्पर क्या करेगी, इस बी सेल को कि भाई तू भी उठ जा, यहाँ से तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से तो हम एयर स्ट्राइक कर ही रहे हैं, इधर से आप आर्मी को भेजो नीचे से। तो ये क्या करेगी, बी सेल, बी सेल क्या करेगी, ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी, या सीधा आप बोलें कि ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। और साथ में क्या बिठा देगी, एक कैमरामैन पर बिठा देगी, यानी कि मेमोरी बी सेल। जैसे यहाँ पे मेमोरी बी टी सेल है, ऐसे ही मेमोरी बी सेल, इसको कैमरामैन बिठा दिया कि भाई कैसे कैसे काम कर रहे हैं वो स्टोर करो। और आपको आगे पढ़ेंगे, आपकी जो एंटीबॉडी है वो आपकी 5 तरह की पढ़ी जाएगी। आपकी कौन कौन सी है, IgA, IgG, IgE, IgM और IgD, ये 5 तरह करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एंटीबॉडी इधर से काम करेगी, ये इधर से काम करेगा, ठीक है जी। तो ये वाला जो सिस्टम है यहाँ से लेके ये वाला जो आपका बना है, ये वाला कौन सा है, ये है CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। जबकि एंटीबॉडी वाला जो काम है, जो कि हेल्पर ने भी इसको उठाने में काम किया है, ये है आपका AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में हमारा एक टॉपिक और आता है इसके अंदर, जो कि है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसको देखते हैं। देखिए जो एंटीबॉडी है वो प्रोटीन की यानी ग्लाइकोप्रोटीन की एक क्लास से रिलेट करते हैं जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। ग्लोबुलिन्स मतलब प्रोटीन, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम के लिए जो प्रोटीन काम करती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी हम देखते हैं तो वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है, वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन है। जैसा कि मैंने बताया भी पहले भी कि इस बार एग्जाम में पूछ लिया था कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ओ सॉरी, एंटीबॉडी जो है उसका नेचर क्या है। नेचर बोले तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है, खाली प्रोटीन भी लिख सकते थे। तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, और वाई शेप का स्ट्रक्चर है। उसमें क्या रहती है, दो तो हैवी चेन रहती है। हैवी चेन बोले तो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, और दो होती हैं लाइट चेन, दो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। हैवी चेन को आप लिख सकते हो H2 और लाइट चेन को लिखते हो L2। तो कंप्लीट ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो हैवी और लाइट चेन आपस में जो जुड़ते किससे हैं, जॉइंट बाय डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये भी पूछ लिया था कि किससे जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो कंप्लीट आपका एंटीबॉडी, कंप्लीट एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कर सकते हो रिप्रेजेंटेड बाय
H2Al2, इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेन जो डायग्राम है आपका कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और उसी को हम समझा देते हैं रफली, जो जल्दी काम हो जाए। देखिए, वाई शेप का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखिए, ये होगी आपकी दो चेन, ये वाली होगी, ये होगी आपकी हैवी चेन, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है जी। ये इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जैसे ये NH3, और इधर वाला क्या हो गया, आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन है तो अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटीन जो चेन है वो बहुत लंबी चेन होती है अमीनो एसिड की। और आपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है 11th क्लास में, एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ यानी एन टर्मिनल होता है, और एक तरफ सी टर्मिनल होता है। यानी एक तरफ जो है अमीनो ग्रुप होगा और एक तरफ जो है कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सी टर्मिनल होगा। आप देखते हैं ना, वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा आपने 11th क्लास में, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में। खैर, उसके बाद में ये आपकी दो आ जाएंगी, आपकी कैसी, यहाँ पे ये लाइट चेन आ गई, तो दो आ गई आपकी लाइट चेन आ गई, ठीक है। आपस में जुड़ी भी कैसे होती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी भी होती हैं, ऐसे ऐसे जो हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे, ठीक है। ये कुछ पोर्शन नाम, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला वह, इसको बोलते हैं हिंज। और इसमें ये वाले जो पार्ट हैं आगे के, यहाँ से आपका क्या जुड़ेगा, ये NH2 एंड है, ये सारे के सारे एक तरफ क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एंड, प्रोटीन है दोनों। अब ये वाला जो एंड है, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से क्या होता है, एंटीजन यहाँ पे आगे बाइंड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे आगे एंटीजन बाइंड होगा, ये क्या हो गया, कोई एंटीजन हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ये जो प्रो एंटीबॉडी का ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो एंड है, ये क्या कहलाता है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाएगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाएगा, जिसको आप बोलते हो पैराटॉप, पैराटॉप, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि एक एंटीबॉडी में कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एक ये होगी और एक ये होगी, दो होगी आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट। दूसरी तरह बात यह है कि आपने देखा कि अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी है, जैसे आपने देखा IgA, IgG, IgE, IgD, IgM, ठीक है। ये अलग अलग है, IG इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा, ये अलग अलग जो है इस तरीके से नाम आते हैं इसके, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की हमारे ब्लड में अलग अलग जो है परसेंटेज मिलती है, जैसे IgG सबसे ज़्यादा मिलती है। तो अलग अलग है, ये है एंटीबॉडी, लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी में कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट रीजन होते हैं। जैसे उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ये इस तरीके से अलग अलग कलर दिखाया हुआ है, तो जैसे एंटीबॉडी में दिखा रखा है, ऐसे अलग अलग कलर दिखा रखे हैं यहाँ से। तो ये ऊपर का जो होगा ये वाला पोर्शन, जैसे ये होता है बेटा वेरिएबल, वेरिएबल रीजन हुआ, जैसे लाइट चेन का वेरिएबल रीजन हुआ और ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन रहा। ऐसे इधर लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन। और नीचे वाला जो होगा ये वाले, ये कैसे होंगे, ये कांस्टेंट रीजन होंगे इनके, ये लाइट चेन का और ये हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन हुआ। मतलब क्या है कि अलग अलग एंटीबॉडी में, जैसे IgA में ये कांस्टेंट रीजन सबके सेम होंगे हर एंटीबॉडी में, लेकिन अलग अलग एंटीबॉडी के अंदर वेरिएबल रीजन, यानी बदलता हुआ रहेगा स्ट्रक्चर इनका, यानी कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग रहेगा इसमें। तो वेरिएबल रीजन अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग है, जबकि कांस्टेंट रीजन जो होगा, जो नीचे की तरफ बनाया गया है, वो जो है सब में एक जैसा होता है। आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, इसमें आप ध्यान से देखते हो सकते हो, क्लियर डायग्राम है, कौन सा कांस्टेंट रीजन है और कौन सा वेरिएबल रीजन है। तो अलग अलग एंटीबॉडी में जो है कांस्टेंट रीजन सब में सेम रहेगा, और वेरिएबल रीजन हर एंटीबॉडी के अंदर अलग अलग होगा, ठीक। और रही बात परसेंटेज की, तो और परसेंटेज, और मैं फटाफट की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं बता देता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ मिलती है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका, जैसे IG जो A है वो कहाँ मिल रही है, कितना परसेंटेज है। जैसे लिखा हुआ मिल रहा है IgE, ये आपकी एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो और फर्स्ट, सबसे पहले जनरेट कौन सी होती है, IgM। तो कितने कितने परसेंटेज में आपके ब्लड में मिलती है, और क्या क्या इनके फंक्शन है,
प्लेसेंटा से कौन सी ट्रांसफर होती है, कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क सीक्रेशन में कौन सी है, ये आप यहाँ से देख लें और इसको उतार लें ध्यान से। ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए स्ट्रक्चरली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हम जो है इस तरीके से जो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ फंक्शन के बेसिस पे था एक तरह से, इसी के अंदर आ जाएगा वो भी कि लिम्फोइड ऑर्गन्स, मैंने पहले उसको बता दिया, अगर पहले ये करते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं इसको कि लिम्फोइड ऑर्गन्स आएंगे। लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है आपको पता है ना, ऑर्गन्स किससे बनते हैं, टिश्यू से। टिश्यू किससे बनता है, सेल से। तो ऐसे है। तो ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड सेल्स, इनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो हमने पढ़ी अभी बी सेल और टी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ी। और जो ये बी लिम्फोसाइट्स वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कैसी, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि सॉल्युबल होती है। तो पहला आता है जैसे लिम्फोइड ऑर्गन्स, मैंने लिख दिया कि ज़्यादा समय लगता है लिखने में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया पहले ही कि ऑर्गन्स वेयर मैच्यूरेशन और ऑरिजिन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। भाई जैसा कि हमने बताया कि बी बोन मैरो जो है वहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन होता है। उसके बाद में बी सेल अगर है तो वहीं पर उसका जो है मैच्यूरेशन भी होता है। जबकि टी सेल है उसका ओरिजिन तो बी बोन मैरो में होगा, लेकिन मैच्यूरेशन उसका थाइमस में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले जो हैं लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पर ओरिजिन और मैच्यूरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, इफेक्टिव बनती हैं सेल्स, वो लिम्फोइड ऑर्गन्स है। दो टाइप के हमारे पास होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होती है डिफ्रेंशिएट होके वो मैच्योर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीजन के प्रति सेंसिटिव होना, एंटीजन को पहचानना, फॉरेन मॉलिक्यूल को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग उसको के साथ में फाइट करना। तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स आप ऐसे मान सकते हैं कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका जो है प्रैक्टिस ग्राउंड है, जहाँ पे आप गेम की प्रैक्टिस कर रहे हो। मान लीजिए क्रिकेट, उसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो वो क्या हुआ आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और मेन मैच जो आपका होगा मेन मैदान में, वो क्या होगा, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपकी ट्रेनिंग चल रही, इमेच्योर से मैच्योर यानी एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट की गई। और मैच्योरेशन के बाद में ये जो लिम्फोसाइट हैं जो सेंसिटिव हो चुकी हैं, जो मैच्योर हो चुकी हैं, वो सेकेंडरी में ट्रांसफर कर दी जाएंगी, यानी कि मेन क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ मैच होगा वहाँ पहुँचा दी जाएंगी। प्राइमरी में आते हैं आपके बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी जो होगा लिम्फोइड ऑर्गन, यहाँ पर क्या प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। जो सीखा था वो मेन ग्राउंड के अंदर यहाँ पे खेला जाएगा। बैट्समैन ने ट्रेनिंग कर रहा था बॉलिंग के लिए, बॉल को कैसे खेलना है, तो एंटीजन सेंसिटिव था, यहाँ पे एंटीजन के साथ में लड़ेगा वो। और लड़ने के बाद में क्या है, वहाँ पे प्रोलिफरेट होगा, मतलब इफेक्टर सेल्स वो में कन्वर्ट होगा, उसको मारेगा। जैसे एग्जाम्पल स्प्लिन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के। ठीक है, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल है आपके सिलेबस में, जैसे बोन मैरो, थाइमस, स्प्लिन। ठीक है, इनकी थोड़ी थोड़ी सी जो है आपकी डिटेल्स है, उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, जैसे बोन मैरो, इसके फंक्शन है जहाँ पर सभी प्रकार की लिम्फोइड जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बनती हैं। ठीक है, बाकी जो ब्लड सेल्स है वो भी वहीं पर बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स बनती सब यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद में थाइमस आपका लॉब्ड ऑर्गन, ये दो लॉब्स में डिवाइड है। ठीक है, और आपकी हार्ट के पास में और ब्रेस्ट बोन जो उसके जस्ट नीचे यहाँ के टाइम जगह पर रहता है। और बच्चों में बड़ा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो छोटा होता चला है, डिजनरेशन इसका होना शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और बड़ों की थोड़ी कम होने लगती है। और उसके बाद आता है, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और स्प्लीन बीन शेप है, जैसी किडनी होती है। और इसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स यानी कि भक्षण करने वाली सेल्स वो होती हैं। फिल्टर की तरह काम करता है, यानी कि ब्लड यहाँ पे आएगा, फिल्टर करेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फंस जाएगा, जाली की तरह काम करता है। रिजर्वेयर ऑफ आरबीसी, यानी कि जब आरबीसी यहाँ पे ठीक ठाक अमाउंट में रहती है, और जब बॉडी के अंदर ब्लड कम होता है, ये स्क्वीज होके ब्लड को आरबीसी को निकालती है, इससे ब्लड की कुछ ना कुछ कमी
पूरी हो जाती है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, यानी कि आरबीसी की कब्रगाह जहाँ पे आके मरती है उसको भी यही बोलते हैं। हिंदी में तिल्ली कहा जाता है इसको। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होती हैं कि जैसे आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, तो जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ऐसे ही बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है, तो लिम्फ उसमें बहता है तो पूरी बॉडी में है। तो जैसे यहाँ पे आपका जब शोल्डर का जॉइंट होता है, थाइस जहाँ शुरू हो रही है आपकी, गला है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लिम्फ जो गांठ की फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपकी आ रही है ये, ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स आ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे, ये बीच बीच में गांठें होती हैं। ये क्या है, ये बोलते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड मतलब पत्थर की तरह नहीं है, स्पंज की तरह होता है। स्पंज होता है बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन उसमें से लिक्विड आ जाएगा और जो भी कुछ कचरा हो फंस जाएगा। जब फंस जाएगा, कोई एंटीजन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंस जाएगा, तो पास में जो लिम्फोसाइट होंगी वेट होंगी और वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स यानी इनको किल कर देंगी। माल्ट जो होता है मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एल का मतलब लिम्फोइड टिश्यू, ये होते हैं, ये आपकी मेजर जो ट्रैक्ट है, जो म्यूकस जो आपका ना अंदर का रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, आपका जो है डाइजेस्टिव में यूरोजेनिटल आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, सॉरी डाइजेस्टिव में यूरोजेनिटल मतलब यूरिन और जेनिटल वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा आपका। तो जो बताया था जहाँ में म्यूकस रहता है, जो स्टार्टिंग मैंने बताया था म्यूकोसल लाइनिंग वाला जो बताया था स्टार्टिंग में, वही है। तो ये जो है पूरे जो लिम्फोइड टिश्यू है आपकी बॉडी के अंदर, उसका 50% अकेला ये बनाता है। तो एमसीक्यू में अलग से ये पूछ सकता है कि भाई कितना परसेंट जो है माल्ट आपका बनाता है। तो ये तो रहा आपका ये टॉपिक। अब जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड आपके जो बच्चे हैं, वो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी बची है। जो डिसऑर्डर हैं आपके, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो है, जैसे कि आपका एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जो है एड्स आ जाएगा आपका। एड्स कई तरह से होता है, लेकिन इम्यूनिटी को वो कम करता है, तो वो भी इसी के अंदर पढ़ा जाएंगे। और एक कैंसर आता है। तो इस वीडियो में तो हमने ये पढ़ा। अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक तो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे वहाँ पर, और इम्यूनोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी, और जो आपका अलग से जो आपका एड्स आ जाएगा और कैंसर आ जाएगा, वो भी उसमें हम करेंगे। और उसके बाद में हमारा ड्रग एडिक्शन की एक सिंगल वीडियो आएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।